चलो आओ देखते हैं हम लोग सीएलपीए का। सीएलपीए का कुछ एमसीक्यू है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सीएलपीए में लॉ है, अपना दूसरा क्या पार्ट है, ऑडिट। देखो लॉ वाला जो पार्ट है ये टेक्निकल है, मतलब तुमको लॉ के बारे में पता होना चाहिए तभी तुमसे एमसीक्यू सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। बड़े दिन ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिट लाइक अ बीएसटी टाइप का है तुम्हारे सिलेबस में, तो ऑडिट हालांकि बहुत बड़ा चीज है। सीए फाइनल या फिर सीए जो करता है वो ऑडिट ही है। तो आज के समय में जो एमसीक्यू तुमको सॉल्व कराएंगे, इस एमसीक्यू के साथ साथ तुमको हम उसको पढ़ाते हुए जाएंगे ताकि तुमको एग्जाम में यदि कुछ पूछे तो ऐसा नहीं हो कि नहीं बन रहा तुमसे। ठीक है, तो उसको समझाते हुए जाएंगे। पहले तुम्हारा बुक पकड़ते हैं, बार बुक में तुम्हारा जो एमसीक्यू से पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो है अपना ये करेंगे। देखो आज सबसे पहले यदि हम बात करें लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो तुम्हारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ। अब कोई बच्चा रट्टा मार लिया होगा, वो अलग बात है, ऑल ऑफ होगा, बट चीज को समझना जरूरी है। बोल रहा है क्या क्वेश्चन, बोल रहा है कि इंडिया का जो कमर्शियल लॉ है वो बनाया कैसे गया था, मतलब क्या क्या सोर्सेस से बनाया गया था। तुमको पता है कोई भी बुक, कोई भी किताब या फिर कोई भी चीज, कोई भी आदमी, कोई भी राइटर बनाता है ना, तो बहुत सारा सोर्सेस को लेके बनाता है। यदि हम भी तुम्हारा अकाउंट्स का बुक यदि बनाए होंगे तो उसमें बहुत सारा बुक को रेफरेंस देके बनाए होंगे, बहुत सारा बुक का अच्छा अच्छा चीज को एक जगह पे डाल देंगे। तो वैसे ही जब लॉ मेकर जो लॉ बनाता है वो लोग भी बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए बनाता है। उसमें से क्या क्या चीज ध्यान ध्यान में रखता है, जैसे मान लो हमको इंडिया के लिए कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया के अंदर में क्या प्रथा है, प्रथा। अब सोचो, अमेरिका में और इंडिया में बहुत फर्क है। वहां का जो कस्टम है, मतलब वहां का जो प्रथा है, यहाँ का प्रथा क्या है, एकदम अलग अलग है। तुमको पता ही होगा अमेरिका में अभी 40% अप्रोक्सीमेट, अभी अभी जो मतलब रिसेंट तुम्हारा बताते हैं, हाँ, 40% से ज्यादा का जो बर्थ हो रहा है ना अभी बच्चा, वो अनमैरिड लड़के से हो रहा है, 40% से ज्यादा। वो इंडिया में होगा तो बवाल हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो वहां का प्रथा यहाँ का प्रथा अलग है, वहां पे वो सब लीगल है, यहाँ पे इनलीगल है। तो जब भी हम लोग जब लॉ बनाते हैं तो लॉ को यही सब चीज ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हम लोगों का जो लॉ होगा, सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो क्या दिया जाता है, कस्टम। कस्टम एंड यूसेज का मतलब ये हुआ, कस्टम का मतलब क्या होता है, प्रथा। दूसरा क्या होता है, रोमन लॉ, समझ लो इंग्लिश का लॉ। इंग्लिश इंग्लैंड लोग जो लॉ बना के गया, क्योंकि इंडिया में जितना भी लॉ है, आज कहीं ना कहीं हम लोग जब देश आजाद हुए तो हम लोग क्या किए, बेसिकली जो अंग्रेज लोग लॉ बना के गया था बस उसी को अपना नाम लिख के अपना चला रहे हैं अभी तक हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉ पूरा का पूरा इंग्लैंड का बनाया हुआ लॉ है। तो सेकंड जो मोस्ट रेफरेंस चीज है वो क्या है, रोमन लॉ है। और उसके बाद है लेगिस्लेशन। अभी इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर यदि हमको लॉ बनाना है, हमको लॉ बनाना है कि कोई बच्चा को एग्जाम देना ना पड़े, ऐसा कुछ लॉ बनाना है, तो उस लॉ को बनाने के लिए हम ये भी ध्यान देंगे कि क्या हम लोगों के 5 साल 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट था इसको रिगार्डिंग। यदि जजमेंट है तो उसको भी रेफरेंस देके हम लोग लॉ बनाएंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल द अबव। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉमर्शियल लॉ, इंडियन कॉमर्शियल लॉ का सोर्सेस और क्या हो सकता है, देखो तो क्या होगा तुमको पता है, अभी बताए थे ब्रिटिश का मर्केंटाइल लॉ। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का, कहाँ से बना है बताते ना, अभी इंग्लैंड ही शासन किया ना, जो भी लॉ बनाया गया सारा का सारा इंग्लिश लॉ। अच्छा, इसके एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लॉ। एग्जाम में कॉमन लॉ आएगा तो समझ लेना ब्रिटिश लॉ के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सर, इंक्लूजन ऑफ कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ के अंदर में क्या क्या आता है, कॉमर्शियल लॉ के अंदर में सारा का सारा वो लॉ आता है जो कि एक बिजनेस के अंदर में जरूरी है। कॉमर्शियल लॉ के अंदर में क्या क्या आता है सर, कंपनी लॉ आता है। कॉमर्शियल लॉ के अंदर में सेल्स ऑफ गुड्स आता है, पार्टनरशिप आता है। आंसर इस क्या होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल लॉ। इंडियन कॉमर्शियल लॉ में अपना कौन कौन सा कोर्सेस नहीं आता, देखो पर्सनल लॉ यदि है तुम्हारा, पर्सनल लॉ जिसे जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है, तो वो कभी भी हमारा कमर्शियल, तो वहां पे बिजनेस तो हो नहीं रहा है, तो वो कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, लॉ इज व्यूड। लॉ को हम लोग बोल सकते हैं कि लॉ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। हाँ, अलग अलग व्यूड अलग अलग है, बट हम बात कर सकते हैं दोनों के, उसका जो जजमेंट आएगा वो सेम आएगा। यदि प्राइम मिनिस्टर मर्डर करता है चाहे हम मर्डर करते हैं, दोनों को सेम सजा होने वाला है। बट यदि व्यूड पे बात करें, दोनों का क्या आता है, डिफरेंट टू डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, लॉ डील्स विद वो लॉ जो कि ट्रेड से काम करता है, बिजनेस से काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल का मतलब ही बिजनेस होता है, समझ में आया बात। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, सभी को न्याय मिले। सभी को न्याय मिले मतलब गरीब अमीर काला गोरा का कोई भेदभाव ना हो, इसका आंसर क्या होगा, सबको सब बराबर, इक्वालिटी। नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट एज ऑल्सो कॉल्ड। जुडिशियल डिसीजन मतलब जो कोर्ट जो डिसीजन देता है उसको क्या कहते हैं, उसको लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, सिडेंट्स का मतलब होता है डिसीजन लेना, पहले जो डिसीजन लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नीड ऑफ लॉ। लॉ के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, याद रखना आंसर क्या होगा, सब सब चीज। स्टैंडर्ड बना रहे,
साथ ही साथ मेंटेन करे ऑर्डर को और रिजॉल्व करे डिस्प्यूट। बेसिकली होता है क्या ना, इंडिया के अंदर में ना तीन बॉडी है, ऑलरेडी हम रिवीजन में बताए थे। तीन बॉडी है इंडिया के अंदर में, लॉ बनाने वाला कोई और है, लॉ को लागू करने वाला कोई और है, और लॉ यदि उल्लंघन किया तो उसका सुनवाई कहीं और होता है। देखो लॉ बनता कहाँ पे, पार्लियामेंट में। लॉ लागू कौन करता है, पुलिस लोग। मान लो लॉ बना दिया कि सुनो ना, अब से बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, तो ये लॉ बना के कहाँ पे, पार्लियामेंट में। बट इसको लागू कौन करेगा, पुलिस लोग। पुलिस लोग बोलेगा भाई एग्जाम मत करवा। और यदि लॉ यदि कोई तोड़ दिया, कोई स्कूल प्रणाली ने हम जबरदस्ती एग्जाम लेंगे, तो तोड़ा तो उसके ऊपर केस होगा, तो केस कहाँ पे होगा, उसका सुनवाई कहाँ पे होगा, कोर्ट में। तो ये तीन अलग अलग बॉडी है। जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते था, लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो लागू करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जो जो जुडिशरी, जो एक्चुअली में डिसीजन लेता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जुडिशरी। क्या बोलते हैं बताओ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस ये क्यों बनाया गया बताओ तो, क्योंकि एक बात बताओ, लॉ बनाने वाला कोई और है। पार्लियामेंट में लॉ बनता है, पार्लियामेंट में कौन बनता है, एमपी लोग। ठीक है, एमपी लोग हम लोगों का, जैसे प्रसून बैनर्जी होगा अपने एरिया का, तो वो बैठता होगा वहां पे पार्लियामेंट में, वो लॉ बनाया। अब सोचिए बार, उसी के हाथ में न्याय भी रहता, तो कभी उसके अगेंस्ट में केस ही नहीं कर पाते हम। कर सकते हैं क्या, न्याय बनाने वाले हम, लागू करने वाले हम, और मेरे ऊपर यदि कुछ केस हुआ तो हम उसको रिजॉल्व हम ही करेंगे। यदि ऐसा होता तो कभी कोई जैसे अरविंद केजरीवाल कभी जेल जाता क्या, नहीं। ये एक न्याय का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तीनों अलग अलग। तो क्या होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है लॉ बनाना। मेंटेनिंग का मतलब होता है लागू करना। रिजॉल्विंग मतलब होता है सॉल्व करना। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल लॉ, इसमें से कौन सा कॉमर्शियल लॉ नहीं है। देखो सबसे पहला पॉइंट है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड किसके बारे में बात करता है, मर्डर के बारे में। वो बिजनेस है क्या वहां पे, नहीं। तो आंसर होगा ये। अच्छा, यहाँ से कॉन्टेक्ट चालू हो रहा है, चैप्टर हम लोगों का 1 खत्म हो गया। चैप्टर 1 में इतने ही एमसीक्यू था, मेरे मैथ से जो एमसीक्यू था वो भी तुमको हम दिखा दे रहे हैं। देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ का डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ गाइडलाइंस डेट आर ऑप्शनल टू फॉलो। मतलब एक ऐसा लॉ का मतलब होता है, एक ऐसा लॉ जो कि चाहो तो फॉलो करो, चाहो तो फॉलो ना करो। ये सही है कि गलत है, सर गलत है। लॉ जब बनता है तो वो ऑप्शनल बनता है, नहीं, एकदम करना ही पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट क्या है, देखो, अ सिस्टम ऑफ रूल क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर। एक ऐसा लॉ, लॉ का मतलब गाइडलाइंस होता है जो कि ये गवर्नमेंट बनाता है ताकि सभी को इसको फॉलो करे। रैंडम रूल्स मेड बाय द, रैंडम मतलब अपने मन से कुछ भी बना देना, ये होता है ऑल द कलेक्शन। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ लॉ, इसमें से कौन सा लॉ का फीचर्स है। लॉ अप्लाइज ओनली इन स्पेसिफिक ग्रुप, लॉ सिर्फ एक ग्रुप में लागू होता है। पॉइंट नंबर 2, लॉ आर सजेशन rather देन इन्फोर्समेंट, लॉ एक सजेशन है, चाहो तो लागू करो अदरवाइज लागू मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ आर क्लियर अप्लाई टू एवरीवन एंड हेल्प टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। आंसर क्या होगा, ये। समझ में आ रहा बात, तो एग्जाम में पढ़ते तुमको समझ में आएगा, लॉ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझोगे तो। देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ लॉ, लॉ का फीचर्स नहीं है। पहला, लॉ हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, तो है सर। लॉ लॉ आर ऑप्शनल एंड डू नॉट नीड टू फॉलो। आंसर क्या होगा, यही। यही नहीं है सही, फीचर्स नहीं है इसका। बोल रहा है कि लॉ लॉ एक ऑप्शनल है, चाहो तो फॉलो करो, चाहो तो फॉलो ना करो। आंसर क्या होगा, यही तो होगा, ये ऑप्शनल नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट डज द रूल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है। देखो, ओनली सर्टेन पीपल आर सब्जेक्ट टू द लॉ। दूसरा, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। द लॉ प्रिंसिपल डेफिनेटली डिफरेंट पेशन बोलना चाह रहा है ये। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि सब बराबर है। एक लॉ बन गया तो लॉ सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो। तो लॉ क्या बोलता है, यही बोलता है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर पॉइंट। बोल रहा है एवरी वन ट्रीटेड इक्वली, सभी लोगों को एक जगह से ट्रीट करते हैं, चाहे वो उसका स्टेटस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट मीन बाय लीगल सर्टेनिटी, लीगल सर्टेनिटी किसको, लॉ कैन बी चेंज एट एनी मूवमेंट विदाउट नोटिस। ठीक है, लॉ लॉज मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसिडिबल अंडरस्टैंड विद द रिक्वायर्ड, लॉ आर ओनली एप्लीकेबल टू दोज हु आर अवेयर ऑफ देम। नो सर, लीगली सर्टेनिटी मींस लॉ एंड ऑप्शन लिखना है। आंसर क्या होगा, बी। लॉ एक ऐसा चीज है जो कि हर एक मूवमेंट पे लागू होता है और सभी लोगों को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, तुमको पता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री। सर फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंट्री जिसका पावर दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट ममता दीदी अपना रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल बनाता है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो, सुन रहा बात,
डिस्ट्रीब्यूटिंग द गवर्नमेंट फंक्शन अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखा, टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर, ताकि वो कोई भी एक आदमी के पास यदि पावर पहुंच जाएगा तो क्या होगा। अभी तुम लोग देख रहा होगा, बहुत बहुत झमेला चल रहा है। अभी अभी बीजेपी चाह रहा है कि वन नेशन वन वोट हो, कि एक ही बार वोट हो, खेला खत्म। और पूरा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके उसको अपोज कर रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो हम लोग अभी बात नहीं कर सकते, बट अभी के लिए समझो वो बोलना चाह रहा है ये कि पूरा एक कंट्री में एक ही बार वोट हो, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक ही बार मान लो, एक ही बार वोट हो, और दोनों दल एक ही बार में डिसाइड हो जाए, ये बार बार वोट ना हो। ठीक है, ये बीजेपी मानता है। अच्छा, विच इज द पर्पज ऑफ फेयर इन्फोर्समेंट। फेयर इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना, मतलब लॉ को लागू करना। लॉ आर इन्फोर्स्ड ओनली इन सर्टेन इंडिविजुअल, लॉ शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली एंड फेयरली एवरीवन। ये आंसर क्या होगा, बी नंबर। एसेस टू जस्टिस किसको बोलते हैं सर? एसेस टू जस्टिस का मतलब होता है एवरीवन शुड हैव एबिलिटी टू pursue द लीगल रेमेडी टू सीक जस्टिस, जस्टिस आर ओनली अवेलेबल टू दोज। आंसर क्या होगा, बी नंबर। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब अभी तुमको बताया, क्या बताया था तुमको, सब बराबर माना जाएगा, एवरीवन स्टेटस इक्वली अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। ज्यादा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लीगल सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, लॉ रेगुलेट द वैल्यू एंड ओपन द इंटरप्रिटेशन, लॉ मस्ट बी प्रेसिडेंट। आंसर इज बी नंबर पॉइंट। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब अभी तुमको बताया ऊपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ। इंडियन कमर्शियल का प्राइमरी सोर्स क्या है सर? प्राइमरी मतलब प्राथमिक। सबसे पहला बुक कौन सा खोलेंगे सर? इंटरनेशनल कन्वेंशन। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे क्या है। अच्छा, उसका क्या, व्हाट इज द जुडिशियल डिसीजन प्ले इंडियन कमर्शियल लॉ। आंसर क्या होगा, judicial decision. They create new law, they help to interpret this law. Which of the following is represented the British colonies history? बस खाली इंग्लिश कॉमन लॉ, अभी तुमको बताए थे हम। ये बस ये 4 पॉइंट हो गया, 14 पॉइंट। एक और एमसीक्यू, दो एमसीक्यू पढ़ लेते तो रहेगा। ट्रेड क्या होता है, बाइंडिंग ओनली द सर्टेन पीपल दे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन का ना, चैप्टर नंबर वन का ना एमसीक्यू हम इसमें दिए नहीं थे इसमें, तो एक बार खाली बस ऐसे ही बता दे रहे, समझ लो बस। पीछे तो फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ इंक्लूडिंग इतना इंग्लिश कॉमन लॉ में। ठीक है, आ जाओ, ये हम लोगों का चैप्टर वन खत्म हो गया। चैप्टर वन में इतने एमसीक्यू, इतना पढ़ना ना, बुक से भी पढ़ना नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। 16 मार्क्स इसमें से आएगा, 4 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलो, जिसको एमसीक्यू, जो एमसीक्यू का ये देखा होगा, जो ये रिवीजन देखा होगा, तो वो उसको सब चीज याद होगा। जो एमसीक्यू तुम देखेगा ना, बुक का देखो चाहे मेरे मैथ का देखो, सब एमसीक्यू ये तुम आज का रॉकेट रिवीजन देखा होगा तो ये पूरा बनेगा तुमसे। याद होगा तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 87 एप्लीकेबल क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर बी, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, बी ए। क्या लिखा है भाई, ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ, नहीं नहीं गलत है ये, आंसर गलत दिया हुआ है इसका। देखो इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्या हम बताए थे तुमको, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा, बी नंबर पॉइंट। बुक में यदि होगा तो गलत उसको टिक कर देना, ठीक कर देना, हाँ। बुक में आंसर क्या होगा, बी नंबर पॉइंट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एप्लीकेबल कब होता है, बताए थे हम। एप्लीकेबल कब होता है, 1 सितंबर से, 1 सितंबर 1872। अच्छा, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड, कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा डेफिनेशन में डिफाइन किया है, 2H में। अच्छा, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ का मतलब क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल लॉ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, याद है 5 मैजिकल वर्ड, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट। आंसर क्या होगा, डी में पॉइंट। बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तुमको पता है क्या होता है सर? ये होता है कि ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रपोजल। और ये प्रपोजल के साथ क्या आ जाए, प्रपोजल के साथ यदि कंसिडरेशन आ जाए तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। याद है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो क्या आता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। ठीक है, पॉइंट नंबर 2A क्या बोलता है, ऑफर का डेफिनेशन बताता है। ऑफर का डेफिनेशन 2A में बोला गया। क्या बोला गया, सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ना सर। सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ना ना ना। विलिंगनेस टू डू समथिंग और एक्शन टू डू समथिंग इज नोन एज व्हाट, ऑफर। आंसर क्या होगा, सी। याद है, ऑफर का डेफिनेशन बताया, सेक्शन नंबर 2A बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिमसेल्फ टू अनदर वन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज नोन एज व्हाट, ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इज इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, किसको हम लोग एग्जीक्यूटेड, देखो देखो तुमको पता है, इंग्लिश पढ़े थे हम लोग, ईडी है, ईडी। ईडी मतलब पास्ट टेंस, ईडी मतलब पास्ट टेंस, जो हो चुका है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे सर, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपना अपना काम कर चुका है, बोथ द पार्टी हैव
हैव बीन फुलफिल्ड, अपना काम कर चुके हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट नंबर एक, वो एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब होगा, फ्यूचर में होगा। आउटस्टैंडिंग है, बाकी है अभी। याद है पढ़े थे हम लोग मैथ्स अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अंडर टू बी बोलता है द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जो बंदे को ऑफर दिया गया था यदि वो असेंड कर दे तो उसे क्या कहते हैं? कि ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। बोले थे ना सेक्शन नंबर टू भी बोलता है द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू आर नोन एज व्हाट? एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस और हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि दो एक दूसरे को कंसिडरेशन प्रोवाइड करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना, किसी को यदि ऐसा लग रहा है तो रॉकेट रिवीजन करो, हम तुम बहुत बार रिपीट करवाएं, याद हो जाएगा। तुम याद हो जाएगा जितना तुमको लॉ पढ़ा है हम, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोमिसेस विच फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड, क्या होता है देखो? जब एक ऑफर के ऊपर में दो ऑफर मिले, मतलब हम तुमको कोई ऑफर दे, तुम भी मेरे को ऑफर दिया, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफर। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर ऑफर के ऊपर ऑफर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी टू हुम द इज कॉल्ड। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो, जैसे मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको ऑप्शन देता है सामने वाले पार्टी को, चाहो तो उसको वैलिड मान लो, चाहे तो उसको वर्ड मान लो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइडेबल। बताते हैं, जैसे मान लो तुमको धमकाए हम और तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिए, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम मेरे से बहुत डरता है तो तुम चुपचाप रहेगा। तुम्हें से तुम बहुत डरता है तो तुम क्या करेगा? चुपचाप रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया? वैलिड। तुम अगर तुम क्या क्या भागा, भागते 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 चला गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोल रहा भैया 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 देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये क्या है? अब ये बन गया वॉइडेबल। तो ये ऑप्शन है ना सामने वाला पार्टी का, चाहे तो उसको वैलिड माने, चाहे तो उसको वॉइड माने, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कभी भी ध्यान रखना, ऑप्शन आपको दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? वो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल यदि हम बात करें, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको केस नहीं, जिसके ऊपर केस नहीं हो सकता। जैसे मान लो हमको तो, तुम मेरे को ऑफर दिया कि भाई सर मेरे को तो ना एक डिजाइन, एक ड्राइंग बना दीजिएगा, तो हम क्या कि इतना खाली मुंडी बनाए और उसके बाद तुमसे पैसा ले लिए थे और मेरा डेथ हो गया, तो मेरे ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं सर, केस नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बिकम व्हाट? वाइड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल समझता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वॉइडेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते। तो देखना, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वॉइड इज इलीगल नहीं, वॉइड इज नॉट इनफोर्सेबल, वॉइड इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसको इन्फोर्स नहीं, इन्फोर्स मतलब होता है लॉ, केस करना। इन्फोर्स मतलब क्या होता है बताओ? केस करना, जिसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते। अब प्रपोजल विन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या बनता है बताओ? प्रॉमिस। प्रपोजल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, छोड़ दे। नहीं, तुम कर रहा था, छुट्टी काट रहा था ना। तुम सोच रहे हो, तुम बॉयज है, ये भी बॉयज है, तुम छुट्टी काट रहे हो, तुम समझ रहे हो? तो वही वही जो कर रहा है तो गलत कर रहा है ना। मेरा इंटरप्रिटेशन बहुत गलत जाएगा। अब देख, अभी 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 ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी अभी यूट्यूब पे जाएगा, तुम्हारा नाम अभी लेंगे, कैसा लगेगा बताओ? इसलिए नहीं नहीं, नाम नाम के चलते हम नहीं बोल रहे ना, बस नाम के चलते तुम बच जा रहा है। हम बोलना ही नहीं चाह रहे कि कृष्णा तुम हो। हाँ, विच ऑफ दिस इज आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। इसमें से कौन, किसको हम लोग वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेंगे? तो आंसर क्या होगा देखो? एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, आंसर क्या होगा दोनों। अच्छा, प्रपोजल को कब हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं? सर, नोटिस के जरिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के जरिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल, आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। अच्छा, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, जनरल ऑफर को कैसे, कौन एक्सेप्ट करेगा? पब्लिक में से कोई भी आदमी। देखो क्या बोला, जनरल पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड ना, जनरल पब्लिक एट लार्ज, जनरल पब्लिक में से कोई भी आदमी। नेक्स्ट क्या होता है? गुड्स डिस्ट्रॉयड इन, अच्छा हाँ ध्यान रखना, एक बार बताओ, बहुत सारा चीज दिखता है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। बहुत चीज ऐसा दिखता है लॉ में कि दिखता है कि ये ऑफर है बट ये ऑफर नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो हम दुकान में जा रहे हैं, दुकान के बाहर में डिस्प्ले लगा हुआ रहता है ना। अब मान लो किसका एग्जांपल है, मान लो कृष्णा ही का एग्जांपल, तुम भी है। मान लो कृष्णा अभी अभी दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने गया, तो अभी मॉल में जा रहा था, मॉल में घूमते हुए जा रहा था, तो उसको एक दिखा, एक डिस्प्ले में जीन्स रखा हुआ था, टी शर्ट रखा हुआ था, तो उसका दाम दिखा रहा था 2,000 रुपया। ठीक है, तो दौड़ते हुए गया दुकानदार के पास, बोला भैया भैया 2,000 रुपया पकड़िए, वो वाला टी शर्ट और जीन्स दीजिए। दुकानदार उसको ऐसे देखा, बोला नहीं नहीं नहीं। तो कृष्णा बोला क्यों? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बेचने के, आप ऑफर दिए, हम एक्सेप्ट किए, उसको देना पड़ेगा, तो आपके ऊपर केस कर देंगे। बोला नहीं नहीं, एक्चुअली वो कपड़े का बेइज्जती है यदि आप पे नहीं है तो। अब बताओ, क्या कृष्णा उस दुकानदार के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज द जो भी डिस्प्ले लगा होता है दुकान के बाहर, उसे क्या कहते हैं? वो ऑफर नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। अभी देखो एक बार, तुम लोग यदि प्लेनेट घुमा होगा,
तुमको पता होगा स्पेन जब घूमने जाओ, वही भैया 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये लेके इसे पकड़ लेता हाथ, आइए आइए आइए। तो जो 100 रुपये 100 रुपये बोल रहा है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। बट एक बार लेके आया ना तुमको दुकान में, तुमको 10 तो सामान दिखाएगा, वो तुम्हारा ऑफर है। उस वो ऑफर है। अब उसमें से तुम एक टी शर्ट चूज किया, वो तुम्हारा एक्सेप्टेंस है। समझ आ रहा बात है? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर में और क्या अंतर है उसमें? तो बोल रहा है कि मान लो गुड्स डिस्प्ले में लगा हुआ है, बताओ क्या है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ दिस आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या के अंदर में क्या क्या होना चाहिए? सर फ्री कंसेंट मतलब फ्री माइंड होना चाहिए। कंपटीशन आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। लैक ऑफ फ्री कंसेंट रेंडर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लैक ऑफ फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब कि कोई फ्री माइंड से काम नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रेशर के ऊपर कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोले थे ना अभी धमकाना वाला एग्जांपल, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वाइडेबल। नेक्स्ट, एक्स थ्रेटनिंग टू किडनैप वाई सन्स। एक्स बोलता है वाई को, भाई देख तेरा बच्चा को हम क्या कर देंगे? किडनैप कर देंगे। इफ डज नॉट सेल इज फ्लैट, जब तक कि तुम फ्लैट, तुम मेरे को फ्लैट अपना भेज दो 50 लाख रुपए में, अदरवाइज क्या करेंगे? तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे। तुमको नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं क्या नहीं है बताओ? यहाँ पे फ्री फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री माइंड नहीं है, वो पार्टी को प्रेशर है ना। तो क्या आंसर होगा? एब्सेंट फ्रॉम फ्री कंसेंट। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा? ध्यान रखना, सिंपल। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, मतलब कब माना जाएगा कि ऑफर दे दिया गया? देखो, दोनों पार्टी सामने सामने बैठा हुआ है, दोनों दोनों पार्टी आमने सामने बैठा है, हम भी बैठे हैं तुम भी बैठा है, और हम तुमको कोई ऑफर दिए, तो ये मेरा ऑफर कंप्लीट हुआ, तुम सुन लिया अच्छे तरीके से, ऑफर है। बट एक बात बताओ, मान लो तुम बाहर में हैं, हम भी बाहर में हैं, तो तुमको हम लेटर भेजेंगे, तुमको, भाई 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 डिस्टर्ब मत कर, हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बात समझ। नहीं नहीं, फिर एग्जांपल किसका बोलेंगे हम? ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट का मतलब समझते हुए क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब बताए कि जैसे मान लो तुमको लेटर भेजे मान लो 20 तारीख को, समझना ठीक से, हाँ। तुमको लेटर भेजे 20 तारीख को, तुम्हारे पास पहुंचा 21 तारीख को, तुम 23 तारीख को उस लेटर को पढ़ा है, उसमें था ऑफर लेटर। बताओ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? 23 को, 1 को, 23 को, 20 को, 21 को। 20 को, देखो 20 को हम क्या भेजे थे? 20 को तुमको लेटर भेजे थे, तुम्हारे पास पहुंचा 21 तारीख को, पढ़ा तुम कब? 23 तारीख को, तो कब माना जाएगा कम्युनिकेशन? 21 को कि 23 को? आंसर क्या होगा? 23 तारीख। आंसर क्या होगा बताओ? तो क्वेश्चन क्या पूछा? व्हेन द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन और प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा? जब सामने वाले पार्टी को पता चल जाए क्या था ऑफर। वेन इट इज कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया था उसके नॉलेज में भी आ जाएगा, तो उसे बोलेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। वेन इट इज पुट टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ना। वेन द कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम द मैसेज इज मेड, बता देना, खाली ध्यान रखना इसमें, वेन इट इज कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोमिसी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर 2C, 2C क्या बोलता है? 2C के अंदर में क्या बोलता है? पर्सन टू हुम मेक द प्रपोजल। 2C में प्रोमिसर किसको बोलता है? प्रोमिसर का मतलब द पर्सन हु मेक द प्रपोजल, जो प्रपोज करता है उसे बोलते हैं प्रोमिसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? द पर्सन हु मेक द ऑफर। 2C प्रोमिसी किसको बोलते हैं? द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिस बंदे को ऑफर दिया गया था उसे बोलते हैं क्या? प्रोमिसी। आंसर क्या होगा? द पर्सन हु एक्सेप्टेड द, मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज आर नॉट कंपीटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी ऑफ देम। अच्छा, किस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? सिखाए थे हम। एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो जिसका एज 18 साल से ऊपर है, या फिर दूसरा जो कि साउंड माइंड का हो, मतलब अच्छा माइंड का हो, मतलब जो सोचने समझने का शक्ति रखता हो। पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो बोल रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट कंपीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ ऑफ देम, कौन? माइनर होना चाहिए, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इंसेंस का मतलब होता है पागल, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो कंगाल घोषित हो गया था, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। द कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाई माइनर इज, माइनर के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हमेशा वॉइड माना जाएगा, हमेशा वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, कंसेंट अंडर सेक्शन नंबर 13 मींस, कंसेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ दो माइंड, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स को बोलते हैं क्या? कंसेंट। जब जब एक ही बात पे, एक ही मैटर पे, एक ही टाइम पे दो आदमी का मत मिल जाए, तो उसे कहते हैं हम कंसेंट। हम बोलेंगे देख ना ये पेन है, तुम बोला हाँ हाँ ये पेन है, ये पेन 10 रुपया मिलेगा, बोला हाँ 10 रुपया मिलेंगे, तो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कि ये क्या हो गया? कंसेंट हो गया। सेम सेम टाइम पे, सेम मैटर पे, सेम माइंड मिल गया, उसे बोलते हैं क्या? कंसेंट। तो देखो एग्रीमेंट ऑन द, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स एट द डिफरेंट टाइम, ये तो नहीं होगा एकदम। एग्रीइंग द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एट द डिफरेंट टाइम, ये दोनों नहीं होगा। याद रखना, ए और बी में से कोई भी एक हो सकता है। बुक में आपका ए दिया हुआ है, बट एक्चुअल में ज्यादा सही होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं, देखो। द टर्म कंसेसिस एड आइटम को क्या बोलते हैं? कंसेसिस एड आइटम को मतलब वही होता है, मीटिंग्स ऑफ माइंड्स को बोलते हैं कंसेसिस एड आइटम। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है। ठीक है, कंसेसिस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड्स।
मीटिंग्स ऑफ पॉइंट्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अच्छा, सेम सेंस समझते हो तुम लोग क्या होता है? जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से ही तुम सोच रहे हो तो उसको बोलेंगे मीटिंग्स ऑफ माइंड। ठीक है। हम सोच रहे हैं कि पेन बेच रहे हैं और पेन को कहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे, और तुम्हारे माइंड में चला कि तुम कॉपी में लिखेगा उसको, तो ये हमारा सेम डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज कॉज्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ कॉन्टेक्ट बनाओगे तो कॉन्टेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। सिंपल समझना, मिस्टेक्स देखो, कोवर्सन के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ, अंडर इन्फ्लुएंस के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ, मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ, फ्रॉड के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ, सबका सब कॉन्टेक्ट क्या है? वाइड है, वॉइडेबल है। ऐसा क्या होगा? वॉइडेबल। नेक्स्ट, व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बताया था ना अभी, क्या होता है यहाँ पे? बस सिंपल समझना, कंसेंट हो, सॉरी, कोवर्सन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ये सब क्या होता है? वो रॉकेट डिवीजन को देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। और क्या था, और क्या था, और कोर्स एक पॉइंट, दो पॉइंट, और एक पॉइंट और याद आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा होगा रे भाई। ठीक है, बाहर बोलना मत, किससे को याद नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस भी क्या होगा? कॉन्टेक्ट क्या होगा? वाइटेबल, अभी याद आ जाएगा कुछ। नेक्स्ट क्या होता है? वेन द बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, मिस्टेक्स के साथ कॉन्टेक्ट बनाओगे तो कॉन्टेक्ट होगा वाइड, मिस्टेक के साथ कॉन्टेक्ट बनेगा तो कॉन्टेक्ट बनेगा वाइड। हम तुमको बता दे रहे हैं क्या होगा ये। देखो देखो, कोवर्सन के साथ बना अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड याद नहीं आ रहा था। ठीक है, और मिस इमिटेशन, चारों केसेस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, और मिस्टेक के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड। इसके ऊपर एमसीक्यू पक्का पूछेगा ना, मिस्टेक के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड। और ये चारों के ऊपर क्या होगा? वॉइडेबल। समझ में आना, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा पक्का, कोई भी इसको पूछेगा जरूर। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफॉर्सिबल लॉ, कैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग सीजेस टू बी इनफॉर्सिबल है उसे क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन दिस सीजेस टू बी आंसर, यही आंसर, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, द टर्म कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्या? कुछ फायदा, कुछ ना कुछ फायदे में मिले, उसे बोलते हैं क्या? समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट, द टर्म कंसिडरेशन डिफाइंड सेक्शन में 2D, 2D में कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया गया, 2D में, आंसर इज 2D। इसको याद करेंगे तो सर, कंसिडरेशन, डरेशन मतलब डी, सेक्शन नंबर 2D। नेक्स्ट, कंसिडरेशन, क्या कर रहे हो तुम लोग? टच कर रहा है तुमको वो? पक्का ये लोग नहीं रहते हैं, तुमको बताते हैं, सच बता रहे हैं। देखो, कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रोमिसेस विच, देखो समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? सिंपल यदि हम बात करें, कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा हो, एक पार्टी को यदि फायदा है, दूसरे पार्टी को कोई फायदा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो बोथ द लॉ पार्टीज आर रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल वेयर इट इज। अच्छा, अनलॉफुल कब होगा? देखो, जबकि ऑल ऑफ अबव होगा। ऑल ऑफ अबव देखो, अच्छा, कंसिडरेशन कब हम लोग मानेंगे कि यह अनलॉफुल है? पहला क्या है? यदि लॉ में किसी लॉ को तोड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे? लॉफुल। कंसिडरेशन क्या है, क्या हुआ? देख रहे थे क्या? ऐसा क्या होगा? ऑल द अबव। कितना है एमसीक्यू यहाँ पे? हम हाथ इसलिए तुमको इसमें इसमें देख, मेरा तो हाथ नहीं है, बट फिर भी समझ लो, रिजल्ट पे मेरा ही हाथ है, इसी के चलते हम तुमको दिए, तुम्हारे रिजल्ट को हाँ हाँ हाँ। तो फेल होने के बाद क्या होगा पता है? गेट बंद करेंगे, दौड़ाएंगे और बोलेंगे मारो। फेल तो मेरा आज तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम 6 साल से टीचिंग लाइन में है। क्लास 11 12 में, पूरे लाइफ में अभी तक 2 बच्चा मेरे से फेल हुआ है, 12 क्लास में फेल हुआ है, आज तक कोई फेल नहीं हुआ, 2 ही बच्चा फेल हुआ, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब तीसरा तुम लोग देख लो, तुम लोग बनेगा तो देखो, आपस में डिसाइड कर लो कौन बनना है। वो मतलब बच्चा वही फेल हुआ है जो एकदम मतलब जिसको पढ़ाई से कोई मतलब। हाँ, जैसे मान लो तुम हो, अच्छा कॉमेडी तुम भी कर लेता है, बोला पढ़ाई थोड़ा बहुत हमको मतलब है। आ जाओ। द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड बी रिटन, मेड इन रिटन और रजिस्टर्ड अंडर मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, वहां पे फायदे का दरकार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। कहीं लिखा है सर? हाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ।
देखो देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, बिना कंसेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। आगे बढ़ते हैं। कंसेंट इज फ्री अंडर द सेक्शन नंबर 14 इज नॉट कॉज्ड बाई। देखो कंसेंट कब फ्री माना जाएगा, जब यहाँ पे कोर्सन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, यहाँ पे मिस इमिटेशन ना हो, ऐसा क्या होगा, ऑल द अबव। अच्छा, व्हेन द कंसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोर्सन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइट वाला भी सिखाए थे। अच्छा, मिस्टेक्स के होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, हाँ, वन ऑफ द पार्टी अंडर द मिस्टेक एज द मैटर फैक्ट ऑफ द। अच्छा, एक पार्टी यदि गलती कर रहा है, इसको बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। दोनों पार्टी मिस्टेक करता है तो क्या होगा, वाइड। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑफिस इज नॉट सर्टेन एंड नॉट कैपेबल टू बी मेड सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली में बताया नहीं जा सकता कि क्या होगा नहीं होगा। जैसे तुमको हम बोले, सुनो एक काम करो, तुम अपना मोबाइल मेरे को बेच दे, तो तुम बोलेगा ना कि सर आप बदले में क्या दीजिएगा, हम बोले चलो हावड़ा ब्रिज तुमको दे देंगे। तो ये कभी हो सकता है कि सर्टेन है, नहीं है। यही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 42, एज प्रोमिसेस टू डिस्कवर हिडन वेल्थ थ्रू द मैजिक। देखो अभी बता रहा वही एग्जांपल, बोला कि एज प्रॉमिस करा भाई, सुन, बोला देख हम तेरे लिए क्या करेंगे, मैजिक से कुछ डिस्कवर करेंगे तुमको। टी प्रोमिसेस बोलता है तुम मेरे को 51,000 रुपया दे दो। जैसे बाबा जी लोग बोलते हैं ना, आप मेरे को बस 50,000 का चढ़ावा दे दीजिए, आपके घर पे कभी कुछ खुशी नहीं हो सकता, मतलब दुखी नहीं हो सकता। दिस एग्रीमेंट इज व्हाट, ये एग्रीमेंट क्या होगा सर, वॉइड होगा। बोलो क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। क्या एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कब वैलिड माना जाएगा, जब पांच, देखो इसमें हम पढ़ाए थे, ये कोड है, ध्यान रखें, ये सब पूरा याद रखना। ये 6 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये 6 पॉइंट में बिना फायदे के भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। ये 6 पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। इसको याद करने का एक ट्रिक था ये, बचपन में टाइम पास के लिए लव किया था, उसमें जो गिफ्ट में बिल मिला था, उसको एजेंट के जरिए ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दो। सर क्या लाइन है, समझ में नहीं आया। देखो बचपन में जो टाइम पास के लिए लव किया था, टाइम पास का मतलब होता है टाइम बार डेप्थ। टाइम पास का मतलब क्या होता है, टाइम बार डेप्थ। ठीक है, बचपन में जो टाइम पास के लिए लव किया था, लव मतलब होता है लव एंड अफेक्शन। टाइम पास के लिए लव किया था, उसमें जो गिफ्ट में, गिफ्ट का मतलब होता है ये कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट मिला था उसको, बेल, उसमें गिफ्ट में जो बेल मिला था, बेल का मतलब होता है बेलमेंट। बेलमेंट तुम्हारे में शायद नहीं लिखा हुआ, रेमिशन को बोलता है बेलमेंट, ठीक है। रेमिशन एक्चुअली क्या है, बेलमेंट होता है। में मिला था उसको एजेंट के जरिए, एजेंट का मतलब क्या होता है, ये एजेंसी सर्विसेज, एजेंट के जरिए ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दो। ट्रस्ट का मतलब होता है गारंटी। ये वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब ही ट्रस्ट के कैटेगरी में ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस यही है। तो इसको थोड़ा ये कोड याद रखना, क्योंकि इस कोड से तुमको बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोलो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि बिना कंसेशन के भी वैलिड माना जाएगा। देखो लव एंड अफेक्शन वाला को माना जाएगा, हाँ माना जाएगा। कम कोई बंदा ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली, ये सेकंड नंबर पॉइंट था, है ना, वॉलंटरली। और क्या है, मेड फॉर टाइम बार टेप बता दी थी अभी, और ऑल द वे आंसर क्या होगा, ऑल द वे। तो ये एमसीक्यू ध्यान रखना ये। हाँ, केस बेस एमसीक्यू को बच्चे लोगों को हो सकता है दिक्कत होगा इस चैप्टर में, तो केस बेस एमसीक्यू को समझना बहुत जरूरी है, समझ लेते हैं आज। कुछ कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, कुछ को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, श्री ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु हैज रिटर्न हिज लॉस्ट डॉग। मतलब बताओ, श्री ऑफर किया कि भैया मेरा एक डॉगी है जो खो गया था, जो भी ढूंढ के लेके आएगा उसको हम पैसा देंगे। अब कितना देंगे नहीं पता। फीगी जो है उस डॉग को लेके आया, बट उसको ये बात पता नहीं था कि ये ऑफर आया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम मान लो मेरा डॉगी खो गया, हम अनाउंसमेंट कराए कि जो भी मेरा डॉगी को खोज के लेके आएगा उसको 1,000 रुपया देंगे। ये क्या किया, सुना नहीं था कि हम क्या बोले इसको, ये चला गया डॉगी ढूंढने, डॉगी को लेके आ गया, बट इसको पता नहीं कि एक्चुअली क्या है। तो 1,000 की जगह पे इसको 100 रुपया थमा दिए, खुश हो गया ये, खुश हो गया। अब ये क्या किया, अब बाहर गया, अपने दोस्त लोगों को बताया, तेरे को पता है हम ना, अजीत भैया का एक डॉगी था, हमको हम उसको लेके आए, मेरे को 100 रुपया का गिफ्ट मिला। मैं, उसका दोस्त बोला, अरे बेवकूफ, तेरे को पता है 1,000 रुपया का रिवॉर्ड था उसमें, तुमको तो 100 रुपया देखे थे, तो तेरे को तो बेवकूफ बना दिया गया। पोकला, पोकला उसको बोलते हैं ना, तेरे को पोकला बना दिया गया, टोपी पहना दिया गया। हाँ, तो बताओ मेरे को, क्या इसको रिवॉर्ड देना जरूरी है मेरे को, नहीं।
लॉ कहता है कि क्या ये काम करते वक्त क्या इसको रिवॉर्ड के बारे में पता था? नहीं पता था, तो याद याद नहीं, लाइबल नहीं होगा उसके रिसीप्ट के लिए, ये केस भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखो। क्वेश्चन पूछा वही देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फीकी इज इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड, फीजी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिजर्व, इसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर पॉइंट। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, सोनी ऑफर्ड, सोनी जो है ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन। बोलो सोनी क्या है ऑफर की कि ये किसी को भी रिवॉर्ड मिलेगा, हु हैज रिटर्न हिज लॉस्ट डॉग, सेम चीज पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या किया? रिवॉर्ड साइलेंस था। तो बताओ क्या पे आंसर क्या होगा? आफ्टर वाज नॉट मेड एन सर्टेन रिटर्न पर्सन, मतलब जो बंदा रिटर्न किया उसको पता नहीं था, उसको मिलेगा क्या? आंसर इस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोमा सेंट हिज सर्वेंट लालू to terrace his missing nephew. Later, Soma offered a reward to anyone who found out his missing nephew. Lalu, ignorance of uh, announcement and tries to, हाँ वही सेम सेम स्टोरी है कि उसका नेफ्यू खो गया, वो अनाउंसमेंट कराया कि जो भी ढूंढ के लेके आएगा उसको पैसा देंगे, वो सुना नहीं, चला गया वो ढूंढने, ढूंढ के लेके आ गया, तो क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसको एक्चुअल पता ही नहीं है। बस ये सब चीज। ठीक है, अब ये सब थोड़ा सा ना, सब चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब थोड़ा पढ़ लेना, जो डाउट होगा हमसे पूछ लेना। हम रात को 12 बजे तक अवेलेबल है और सुबह में फिर 6 बजे से अवेलेबल है, पूछ सकता है तुमको कभी भी। मैसेज का तुमको रिप्लाई यदि लेट से मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैसेज मत करना, मेरे को कॉल कर देना, हम बता देंगे। आते हैं अब थोड़ा सा ऑडिट का एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं और छुट्टी देंगे। अच्छा, ये सारा का सारा एमसीक्यू इसमें भी है भाई, बंद मत कर। अभी एमसीक्यू यहाँ पे 60 एमसीक्यू है यहाँ पे, मेरे मैट में 60 एमसीक्यू है, ये 60 एमसीक्यू बहुत झांसू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आज पढ़ते हैं हम लोग ऑडिट का। पहला क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑडिट क्या होता है तुमको पता है? एक अकाउंट्स होता है, इस अकाउंट्स को सीए के पास दिया जाता है, सीए क्या करता है? उसको चेक करता है। क्या करना है बताओ? चेक करता है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑडिट। ऑडिट जो वर्ड आया है, जो ऑडिट जो वर्ड आया है, ये सब चीज ध्यान रखना, ऑडायर से आया है। ओडायर का मतलब टू चेक, टू हियर, वो बोलते हैं क्या? बोलते हैं ऑडायर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कि ऑडिट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड ऑडायर, और ऑडायर का मतलब क्या होता है? टू चेक। चेक। और इस ऑडिट का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपना ओपिनियन बताना। मान लो इसका अकाउंट्स था, हमको मेरे को अकाउंट्स दिया और बोला कि एक बार अकाउंट चेक करके बताइए ना मेरा अकाउंट सही है कि नहीं है, तो हम उसमें ओपिनियन देंगे। उस ओपिनियन को बोलते हैं क्या? ऑडिट। तो देखो, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्रेशन देना, ओपिनियन बताना कि मेरा सही है कि नहीं है। जब सीए जब ऑडिट करता है ना, तो उसमें क्या अंदर में लिखता है पता है? हमारे नॉलेज के अनुसार इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये गड़बड़ी था, अब आप देखिए ठीक है, ऐसे लिखता है। कभी ये नहीं लिखता कि ये सही है गलत है, कभी नहीं लिखता। ये हमेशा ऐसा लिखता है, हमारे नॉलेज के अनुसार और हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसके अनुसार ये अकाउंट सही है कि गलत है, ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। पहला, ऑडिटर शुड बी एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिज ओपिनियन से नो नो गारंटी ऑफ फ्यूचर वैलिडिटी ऑफ बिजनेस। आंसर क्या होगा? ही इज रिस्पॉन्सिबल, ये पॉइंट नंबर सी। क्या है? रेस्पॉन्सिबल है किसके, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फ्रॉड एंड एरर्स के लिए। नेक्स्ट, द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ, बैठ जा। अब आ गया तो तुमको बैठना होगा। पॉइंट नंबर डी, मैं तुम जिस हिसाब से खड़ा हुआ था ना, वो डेंजरस लग रहा था। मतलब हमको लगा था कि तुम जिस मॉर्निंग में तुमको बहुत तेज लगा है। द फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग का काम क्या होता है? देखो, ऑडिटिंग का काम करता है तो फाइनल अकाउंट बनाना ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ना, वेरीफाई करना, बस चेक करना। तो आंसर सी होगा। वेन अकाउंटिंग एंड, जहां पे अकाउंटिंग एंड होता है वहीं पे क्या? ऑडिट चालू होता है। ठीक है, जहां पे अकाउंट्स खत्म होता है वहां पे क्या चालू होता है? ये हम अकाउंट्स में भी पढ़ा थे। सबसे पहले याद है तुमको, बुक कीपिंग पहले होता है, वहां से अकाउंट चालू होता है, फिर अकाउंट जहां पे खत्म होगा वहां से ऑडिट चालू होगा। नेक्स्ट, यार ऑडिटिंग ऑफ द कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपलसरी इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1913 में ये कंपलसरी कर दिया गया सभी के लिए कि ध्यान रखो तुमको क्या करना पड़ेगा, सभी अकाउंट सभी कंपनियों को अपना अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। द वर्ड ऑडायर कौन से वर्ड से आया है? ऑडायर, पॉइंट नंबर बी, टू चेक। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंटेड एज अ पर्सन स्टैट्यू इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए कब बना था याद है तुमको? 1949 में। जो तुमको अकाउंट्स में पढ़ा था ना, वो सब भी टॉपिक यहाँ पे काम आएगा। बस इतना ना, एमसीक्यू थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना एक बार, ठीक है?
हाँ 12 बजे तक पूछ सकते हो, ठीक है, जाओ भाई।